कांग्रेस के सदस्यों की स्थिति क्या थी यह समझ लीजिए। कोई प्रस्ताव रखना है, कोई बात कहनी है तो श्रेष्ठ नेताओं की आज्ञा लेनी पड़ती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह मान्य करते हैं कि आज्ञा लेने के बाद ही नागप्पा जी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आज भी उस कांग्रेस के सीट पर जब तक लोग चुनकर आते थे, कांग्रेस सत्ता में थी, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से आज्ञा लिए बगैर कांग्रेस की सीट पर चुनकर आने वाला कोई भी नेता अपनी बात कह नहीं सकता था, आज भी कह नहीं सकता। बीजेपी के टिकट पर चुनकर आने वाला अनुसूचित जाति के नेता की स्थिति तो उससे भी बदतर है। मुझे याद है कि यूपी के विधानमंडल के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार खड़ा था। तब वो सवर्णों को वोट मांगने गया तो उसको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि नहीं, मैं ज़मीन पर बैठूंगा, मैं तो आपके पाँव की जूती हूँ, मैं तो आपके पाँव की जूती हूँ, मैं जाति व्यवस्था का समर्थन करता हूँ, करूँगा और आपके पाँव की जूती बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आप चुनकर भेजिए। मेरे विचार से डॉक्टर अंबेडकर ने इस अवसर पर उपस्थित न होकर बड़ी समझदारी का काम किया है, क्योंकि वे मानते थे कि इस संशोधन को यह सभा आज या किसी भी दिन स्वीकार नहीं करने वाली है। सबको जानते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार इस प्रस्ताव को नकार देने के बाद संविधान सभा इस प्रस्ताव को कभी भी नहीं स्वीकारेगी। डॉक्टर अंबेडकर भी ये जानते थे, फिर भी उन्होंने प्रस्ताव रखा, मगर वेलायुधम जी उसका आधार लेकर आरोप करना चाहती हैं कि वो जानते थे डॉक्टर अंबेडकर कि यह प्रस्ताव आज नहीं, आगे कभी भी स्वीकृत होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने समझदारी इसी में देखी कि संविधान सभा से अनुपस्थित रहा जाए। शायद वेलायुधम जी यह भी कह सकती थी कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 15 अगस्त के बाद स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री बन गए हैं और पहले विधि मंत्री बनने के नाते शायद मंत्रालय में किसी काम में व्यस्त हो सकते हैं, अन्य महत्वपूर्ण विषय उनके सामने हो सकते हैं और वहाँ बिजी होने की वजह से संविधान सभा में उपस्थित नहीं है। मैं यह इस आधार पर अपना अंदाज व्यक्त कर रहा हूँ, इस आधार पर अपना अनुमान व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि दोपहर के सत्र में ही 28 अगस्त 1947 के दोपहर के सत्र में ही डॉक्टर अंबेडकर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखने के लिए संविधान सभा में उपस्थित थे। डॉक्टर अंबेडकर जैसा पॉलिटिशियन, डॉक्टर अंबेडकर जैसा राजनेता अपने मत से कभी भी पीछे नहीं हटा। इतिहास साक्षी है कि उन्होंने जो भी कहा डंके की चोट पर कहा और उसके समर्थन के लिए हमेशा आगे आए हैं, चाहे संविधान सभा हो या चाहे कोई भी सभा हो। परंतु फिर भी उन पर आरोप लगाया जा रहा था संविधान सभा में कि जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर नहीं आए हैं, जानबूझकर डॉक्टर अंबेडकर नहीं आए हैं। यदि हम किसी विशेष जाति का कुछ प्रतिशत वोटों की मांग का विश्लेषण करें तो हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यह विशुद्ध पृथक निर्वाचन समूह की मांग ही है और सारा संविधान सभा के उपस्थित लोग सारे ही वाह वाह करने लग गए। किसकी वाह वाह? वेलायुधम की वाह वाह। अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर वेलायुधम जी ने जो टीका टिप्पणी की
उसकी वाह वाह कर रहे थे। देख लो, वाह 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 वाह, क्या वेलायुधम जी ने डॉक्टर आम्बेडकर के लिए बात कही। वेलायुधम जी क्या कहती हैं कि यह अप्रत्यक्ष रूप से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग है, निश्चित प्रतिशत की मांग नहीं है। निश्चित प्रतिशत की मांग नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से यह पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग है। और आगे वेलायुधम जी कहती हैं कि यह संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित स्थान की व्यवस्था एक प्रकार का पृथक निर्वाचन क्षेत्र ही है। कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं लोग। क्या कहते हैं कि भाई दे दिया हमने आपको संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, दे दिया इसको ही, यह एक प्रकार से पृथक निर्वाचन क्षेत्र ही है, हम इसमें कोई अंतर नहीं मानते हैं। दे दिया आपको, मेहरबानी करके आपको मिल गया है, आपने इससे संतुष्ट रहना चाहिए। फिर बार बार आप पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग क्यों करते हैं। और आगे वेलायुधम जी कहती हैं यह दोष है, यह विकृति है, यह नेसेसरी इविल है। क्या? संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र भी इविल है, आरक्षित स्थान भी इविल है, दोष है, परंतु हमारी मजबूरी है कि वर्तमान परिस्थिति में हमें इसे स्वीकार करना पड़ रहा है। बिकॉज वी टेक इट as a necessary evil in the given situation and we have to accept it and we have to implement it also। तो इस प्रकार से कांग्रेस के ही सदस्यों में अनुसूचित जाति के लिए दिए गए आरक्षण के प्रति इस प्रकार का पूर्वग्रह दूषित दृष्टिकोण विद्यमान था। आसानी से नहीं मिला, आसानी से नहीं मिला, कांग्रेस की मेहरबानी से नहीं मिला। यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गोलमेज परिषद में और उसके पहले भी राउतबरो कमीशन हो या साइमन कमीशनों के माध्यम से यदि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस प्रकार के प्रयास नहीं करते तो शायद पूना करार नहीं होता। और पूना करार गांधी जी के एक पक्ष, गांधी जी भी उसके एक पक्ष होने की वजह से उसका सम्मान करने के लिए दिया हुआ शब्द ऑनर करने के लिए आरक्षित स्थान रखे गए हैं। यदि वे समझते हैं कि अन्य जातियों से अलग रहकर उन्नति कर सकेंगे तो उनका यह विचार गलत है। शायद फिर से एक बार मैं दोहराऊंगा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र का समर्थन करते हुए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड ने गांधी को लिखे हुए पत्र में कहा था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र से पददलित वर्ग हिंदुओं से दूर नहीं जाएंगे, हिंदुओं से और अधिक जुड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें जो दूसरे वोट का अधिकार दिया जा रहा है उसके चलते हिंदू उम्मीदवार पददलितों के पास वोट मांगने के लिए आएंगे, वो जुड़ जाएंगे। गांधी जी, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ। आप हिंदू सवर्ण और पददलितों को जोड़ना चाहते हैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से, मैं भी उनको जोड़ना चाहता हूँ। परंतु वेलायुधम जी तो गांधी की भक्त थी, वो मैकडोनाल्ड की बात क्यों सुनने वाली, वो डॉक्टर आम्बेडकर के बाद क्यों सुनने वाले। उनको लगता है कि बिना हिंदू के साथ जुड़े हुए, बिना हिंदुओं की मेहरबानी के पददलितों का कोई भला नहीं हो सकता, पददलितों का कोई कल्याण नहीं हो सकता। यदि पददलित अपना हित सुरक्षित रखना चाहते हैं, पददलित अपना कल्याण चाहते हैं, तो उन्हें हिंदुओं की मेहरबानी प्राप्त करनी ही होगी। और बाद में कहती हैं अंत में, मैं इस संशोधन का विरोध करती हूँ। ठीक है भाई, अभी तक तो जो बात कही है उसे स्पष्ट होता है कि आप इस संशोधन का विरोध करते हैं। और मुझे आशा है कि इस सभा का कोई भी सदस्य इस संशोधन का समर्थन नहीं करेगा। और लिखा गया है संविधान सभा डिबेट्स में हर्ष ध्वनि
किसको हर्ष हुआ इस बात पर? कौन है वो लोग जो हर्षध्वनि कर रहे थे संविधान सभा में? ये वो लोग हैं जो केवल पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध करने वाले नहीं थे। यह वो लोग हैं कि जो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित स्थान का भी विरोध करने वाले थे, क्योंकि यह लोगों की मानसिकता इस प्रकार की व्यवस्था को नेसेसरी इविल मानती थी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल खड़े होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल से मैंने तो कम से कम इस प्रकार के व्याख्यान की या इस प्रकार की बात कहने की आशा नहीं की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, श्री नागप्पा को इस शर्त पर संशोधन प्रस्तुत करने की आज्ञा दी गई थी कि वह संशोधन को वापस लेंगे। कांग्रेस के सदस्यों की स्थिति क्या थी यह समझ लीजिए। कोई प्रस्ताव रखना है, कोई बात कहनी है तो श्रेष्ठ नेताओं की आज्ञा लेनी पड़ती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह मान्य करते हैं कि आज्ञा लेने के बाद ही नागप्पा जी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आज भी उस कांग्रेस के सीट पर जब तक लोग चुनकर आते थे, कांग्रेस सत्ता में थी, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से आज्ञा लिए बगैर कांग्रेस की सीट पर चुनकर आने वाला कोई भी नेता अपनी बात कह नहीं सकता था, आज भी कह नहीं सकता। बीजेपी के टिकट पर चुनकर आने वाला अनुसूचित जाति के नेता की स्थिति तो उससे भी बदतर है। मुझे याद है कि यूपी के विधानमंडल के चुनाव में, असेंबली के चुनाव में अनुसूचित जाति का एक उम्मीदवार खड़ा था। तब वो सवर्णों को वोट मांगने गया तो उसको कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि नहीं, मैं ज़मीन पर बैठूंगा, मैं तो आपके पाँव की जूती हूँ, मैं तो आपके पाँव की जूती हूँ, मैं जाति व्यवस्था का समर्थन करता हूँ, करूँगा और आपके पाँव की जूती बनकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे आप चुनकर भेजिए। बीजेपी के निर्वाचित प्रतिनिधि की, आरक्षित स्थान के निर्वाचित प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए इस प्रकार का व्यवहार जब करते हैं तो क्या उनके उस पक्ष के टिकट पर चुनकर आने वाले उम्मीदवारों से अनुसूचित जाति के सोशल स्टेटस में कोई परिवर्तन होगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, करना चाहिए? मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज्ञा लेनी पड़ती है बात करने के लिए, क्योंकि प्रस्ताव रखने के लिए आज्ञा लेनी पड़ती है। बिना आज्ञा के कुछ नहीं होता। मोदी जी के सामने सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधि बात नहीं कर सकते तो मोदी जी के सामने अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि बात करने की हिम्मत रख सकते हैं? कभी नहीं रख सकते। अधिक बहस करने का कोई लाभ नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अधिक बहस करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह प्रस्ताव सिर्फ इसलिए रखा गया नागप्पा के द्वारा कि वह अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आप को सवर्ण हिंदुओं को बेच नहीं दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भाषा है ये। क्या इतने बड़े नेता के मुख से यह भाषा अच्छी लगती है? यह भाषा क्या डेमोक्रेटिक लैंग्वेज है? यह भाषा क्या लोकशाही की भाषा है? इस भाषा को क्या हम पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहेंगे? कि कहते हैं कि मैंने आज्ञा दी इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। कहते हैं कि वह सिद्ध करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आप को सवर्णों को बेच नहीं दिया, इसलिए नागप्पा अपने लोगों को मनाने के लिए यह प्रस्ताव रख रहे हैं। यदि इस प्रस्ताव पर, इस प्रश्न पर गंभीरता से संविधान सभा विचार करेगी तो उसे इस प्रस्ताव को महत्व देने का रूप प्राप्त होगा और यह प्रकट होगा कि इस प्रस्ताव में कुछ सार है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, नागप्पा जी ने तो ऐसे ही चलते चलते प्रस्ताव रख दिया अपने लोगों को खुश करने के लिए, ये बताने के लिए कि उन्होंने अपने आप को नहीं बेच दिया है, इसको महत्व मत दीजिए। यदि हम महत्व देंगे तो इसका अर्थ इसमें कुछ तथ्य है, इसमें कुछ सब्सटेंस है, इसमें कुछ सार है, ऐसा होगा। इस प्रस्ताव पर विचार कर सभा ने अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। छोड़ दीजिए इस प्रस्ताव को, मैं तो इसको कोई महत्व नहीं देता। फिर भी चर्चा जारी रही, क्योंकि कुछ लोगों को तो खड़े होकर बोलना ही था। बोलने के लिए श्री एच.जे. खांडेकर खड़े हो गए। एच.जे. खांडेकर के बारे में मैंने कहा कि अपने आप को हरिजन कहते थे। यह उस समय के सीपी बेरार से निर्वाचित हुए थे और उनका निवास नागपुर का था। नागपुर में आज भी उनके शायद पुत्र सुपुत्र नागपुर में आज भी विद्यमान हैं, रहते हैं। तो एच.जे. खांडेकर कहते हैं, मैं श्री नागप्पा के संशोधन का विरोध करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ध्यान नहीं देने का सुझाव दिया है, फिर भी खांडेकर जी इस प्रस्ताव की ओर संविधान सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और कहते हैं, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। इस संशोधन के प्रस्ताव को में पहला नाम डॉक्टर अंबेडकर का है। वेलायुधम जी कह चुकी हैं, सभा जान चुकी है, सभा के सामने संशोधन था ही, प्रस्ताव को में डॉक्टर अंबेडकर का नाम है, यह सभा को भी मालूम था। फिर भी कहते हैं कि उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। यह बात भी शायद संविधान सभा का प्रत्येक सदस्य जानता था, दोहराने की जरूरत नहीं, मगर खांडेकर जी दोहरा रहे हैं। आगे कहते हैं, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते वक्त उन्होंने अपने पार्टी के हरिजनों को यह भी संदेश दिया कि वह हिंदू भी नहीं है। अपने पार्टी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने हरिजन शब्द को कभी स्वीकार नहीं किया। उनकी पार्टी के लोगों ने, उनकी पार्टी मतलब ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उनकी पार्टी 1942 में फॉर्म हुई थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के लोगों ने भी हरिजन शब्द को कभी स्वीकार नहीं किया। फिर भी खांडेकर कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पार्टी के हरिजनों को यह आदेश दिया, यह संदेश दिया, यह कहा अपने लोगों से कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। नई बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने तो गोलमेज परिषद में कहा था, वी आर पार्ट, वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द होल। हम हिंदू नहीं हैं, हम पॉलिटिकल माइनॉरिटी है। मगर हाईलाइट करना चाहते हैं फिर से कि इतना डॉक्टर अंबेडकर से पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मांग रहे हैं, ये अपने लोगों को हिंदुओं से अलग भी करना चाह रहे हैं। सावधान हो जाइए हिंदू लोग। यदि पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए तो डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं से अपने लोगों को अलग करने का प्रयास करने। डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं को, अपने लोगों को हिंदुओं से अलग रहना चाहते हैं, अपनी अलग बस्तियां भी बसाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र वसाहत, सेपरेट सेटलमेंट, पृथक गांव बसाने का आग्रह जरूर किया था, मांग जरूर की थी, मगर उसके कारण अलग थे। कारणों की कोई बात नहीं करता, उसके पीछे दो तर्क दिए गए उसकी कोई बात नहीं करता। बात यह कही जा रही है खांडेकर जी द्वारा संविधान सभा ने कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ अपने लोगों को हिंदुओं से अलग ही नहीं करना चाहते, वो तो अलग बस्तियां बसाने की बात करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात करते हैं। और इसीलिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग का मैं विरोध करता हूं, क्योंकि यह मांग खांडेकर जी की दृष्टि से हरिजनों को, अछूतों को, पददलितों को, अनुसूचित जातियों को हिंदुओं से अलग करने का षड्यंत्र है, ऐसा खांडेकर जी मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर अल्पसंख्यक अधिकार उपसमिति में इस पर भी जोर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनके पास इसके लिए कोई तर्क नहीं था। इसका मतलब यह है
कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अल्पसंख्यक अधिकार समिति में यह बात जरूर कही होगी, परंतु खांडेकर जी को लगता है, क्योंकि खांडेकर भी परामर्शदाता समिति के सदस्य की सूची में है। खांडेकर संविधान सभा के सदस्य, परंतु परामर्शदाता सूची में अनुसूचित जातियों के जो 7 सदस्य है उसमें खांडेकर भी एक सदस्य थे। और वो जानते थे कि डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात अल्पसंख्यक अधिकार समिति ने कही, परंतु वो यह आरोप लगाते हैं डॉक्टर अंबेडकर कि डॉक्टर अंबेडकर ने कोई ठोस आर्गुमेंट नहीं किया, क्योंकि उनके पास आर्गुमेंट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, उनके पास तो कोई तर्क ही नहीं थे। अब वह परसेंटेज की बात करके अप्रत्यक्ष रूप से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं। पहले वेलायुधम जी और अब खांडेकर जी केवल और केवल पूर्वग्रह दूषित होने की वजह से, गांधी जी के फॉलोअर्स होने की वजह से, अपने आप को हरिजन कहने की वजह से डॉक्टर अंबेडकर की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को वह गांधी जी के चश्मे से देखना चाहते हैं, वह सवर्ण हिंदुओं के चश्मे से देखना चाहते हैं, उनके दृष्टिकोण से, नजरिए से इस मांग को देखना चाहते हैं। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर के लिए इतने कड़े शब्दों का प्रयोग किया गया है, इतने कड़े शब्द प्रयुक्त किए गए। अंत में सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते हैं वो भी सुन लेना, जान लेना बहुत ज़रूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी उतने ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, श्रीमान, इस संशोधन पर इतना समय लग गया, इसका मुझे खेद है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात को कोई महत्व ही देना नहीं चाहते। सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए नेसेसरी इविल के रूप में संयुक्त मतदार संघ और आरक्षित स्थान देने के बाद यह विषय समाप्त हो चुका है। वह कहते कि मुझे आशा नहीं थी कि इस विषय को इतना अधिक समय दिया जाएगा, क्योंकि मैं यह समझता था कि यह संशोधन वापस ले लिया जाएगा। नागप्पा जी यह संशोधन वापस लेने वाले हैं, इसलिए इस पर अधिक बहस नहीं करना चाहिए। सिर्फ प्रस्ताव रखने की आज्ञा नहीं, वापस लेने का आदेश भी दिया जा चुका था। आगे चलकर हम जानेंगे कि नागप्पा जी ने यह संशोधन वापस ले लिया है। कितने बंधन अनुसूचित जातियों के प्रति, और यह बंधन आज भी कायम है। इसीलिए हम जैसे कुछ लोग यह चाहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन क्यों नहीं समाप्त किया जाता, उसकी आवश्यकता क्या है, उसका औचित्य क्या है। क्योंकि आरक्षित स्थान पर चुना जाने वाला प्रतिनिधि यदि सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता हो, यदि कभी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता हो, यदि कभी बीजेपी का प्रतिनिधित्व करता हो, तो ऐसा प्रतिनिधि हमें चाहिए क्यों? खत्म कर दीजिए ना, यदि नेसेसरी इविल है तो खत्म कर दीजिए, क्योंकि यह तब से चल रहा है जब से संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था। मैं सोच रहा था सरदार वल्लभ पटेल की इस पर अधिक चर्चा नहीं होगी, परंतु हो गई। इस संशोधन पर कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समुदाय के 2 या 3 सदस्यों को छोड़कर बहुसंख्यक सदस्यों ने मेरे समक्ष अपना मत प्रकट किया है कि वह इस संशोधन का विरोध करते हैं। संविधान सभा में कुल 31 सदस्य थे अनुसूचित जाति के। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल यह बताना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर हो सकते हैं, नागप्पा हो सकते हैं, और संशोधन पर 1-2 लोगों ने जो हस्ताक्षर किए हैं वो हो सकते हैं। ये 2-4 लोग छोड़ दिए जाए, इनको छोड़कर बाकी सारे ही अनुसूचित जाति के संविधान सभा में उपस्थित सदस्य इस प्रस्ताव का, इस संशोधन का विरोध करते हैं, और उन्होंने अपना विरोधी मत मेरे पास प्रकट किया है। इसलिए इस प्रस्ताव पर अधिक बातचीत करने की आवश्यकता नहीं है। श्री नागप्पा को इसका ज्ञान था क्या? परंतु नागप्पा इस उद्देश्य से अपना संशोधन पेश करना चाहते थे कि उन्हें अपना वचन पूरा करना था। क्या वचन पूरा करना था नागप्पा जी को?
इतना वचन पूरा करना था कि वह अपने लोगों को उन्होंने कहा था। डॉक्टर आम्बेडकर को उन्होंने कहा होगा, शायद वचन दिया होगा कि मैं यह प्रस्ताव रख दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अपना वचन पूरा करने के लिए या तो डॉक्टर आम्बेडकर को शब्द दिया होगा या अपने लोगों से कहा था कि मैं संविधान सभा में फिर से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करूंगा, और अपना वचन पूरा करने के लिए उन्होंने यह बात रखी। और फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल दोहराते हैं, नागप्पा जी ने यह संशोधन केवल और केवल इसलिए रखा कि वह अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आप को सवर्णों को बेच नहीं दिया है। बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल नागप्पा कब यह आरोप लगाते हैं कि संशोधन के पीछे उनकी और कोई मंशा नहीं है, संशोधन के पीछे और कोई उनकी धारणा नहीं है, केवल यह धारणा है कि वह अपने लोगों को बताना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आप को सवर्णों को बेच नहीं दिया, उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया। नागप्पा जी ने अपना काम पूरा कर दिया। अन्य लोगों को, मतलब संविधान सभा में बैठे अन्य लोगों को नागप्पा जी की बात को गंभीरता से लेने का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इस पर और अधिक समय देने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूँ, आगे कहते हैं, बड़ी कठोर बात कही है। यह बात केवल नागप्पा के लिए नहीं कही डॉक्टर आम्बेडकर ने, यह बात डॉक्टर आम्बेडकर के लिए भी कही है, और यही बात उन्होंने पी पोकर साहब बहादुर जैसे लोगों के लिए भी कही है। यह बात उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कही है, यह बात उन अल्पसंख्यकों के लिए कही है जो आग्रह कर रहे थे कि यदि हमें अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करना है तो निर्वाचित होने वाले उम्मीदवार को हमारे वोटों का 35% प्राप्त होना अनिवार्य करना चाहिए। उन सारे लोगों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल यह कहते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि जो लोग इस तरह की बातें चाहते हैं उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं, पाकिस्तान में जगह है। क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल? जो निश्चित प्रतिशत वोटों की मांग करते हैं, जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग करते हैं, उनकी जगह भारत में नहीं है। उन्होंने कहाँ जाना चाहिए? पाकिस्तान में जाना चाहिए। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नरेंद्र मोदी जी के आदर्श हैं। दुनिया में सबसे बड़ा पुतला नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा किया है, और नरेंद्र मोदी जी को विरोध करने वाले लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी के समर्थक कहते हैं कि उनका स्थान भारत में नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान में जाना चाहिए। छोटे से लेकर तो बड़े नेताओं तक विरोधकों को पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है। शायद यहीं से उन्होंने उसको लिया होगा कि विरोध करने वाले का स्थान यहाँ पर नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान जाना चाहिए, उनकी जगह यहाँ नहीं है। वो कहते हैं हम एक राष्ट्र का निर्माण करने जा रहे हैं, हम एक राष्ट्र की नींव रख रहे हैं, और ऐसे समय में विभाजन की बात करना, ऐसे समय विभाजन की बात करना कोई मान ही नहीं रखता। मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। कहाँ जोड़ दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र को? कहाँ जोड़ दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 35% वोट प्राप्त करने की बात को? विभाजन से जोड़ दिया। उनको लग रहा था कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देने से पाकिस्तान बन गया, शायद पद दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र से दलितिस्तान बन जाएगा, और इसीलिए कोई संभावना नहीं थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमेशा एक राष्ट्र की बात कही। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1929 में कह रहे थे कि मैं प्रथम भारतीय हूँ, फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से पृथक निर्वाचन क्षेत्र को मुद्दा बनाकर यह सूचित किया जा रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर भी विभाजन की बात करते हैं। परंतु दूसरे ही दिन जो अघटित हुआ उसके चलते इस बात को महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ वह हम बाद में बात करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल आगे कहते हैं, यदि आप सोचते हैं
कि संरक्षण का अर्थ यह है जो आपके प्रस्तावित संशोधन से अभिप्रेत है, तो इस संरक्षण को आप ही के फायदे के लिए मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ। क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल? यदि आप सोचते हैं कि संरक्षण का अर्थ पृथक निर्वाचन क्षेत्र है, तो मैं आपके फायदे के लिए इस संशोधन को वापस लेना चाहता हूँ। आपका फायदा मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को लेकर सवर्ण हिंदू बड़े ही अस्वस्थ हैं। यदि यह मांग स्वीकार की गई इस अर्थ में, तो सवर्ण हिंदू क्या करेंगे कुछ कह नहीं सकता। आप अल्पसंख्यक को सवर्णों की मर्जी आपको प्राप्त करना चाहिए। और इस बात पर फिर से संविधान सभा में हर्षध्वनि करने वाले कौन थे? सवर्ण थे। हर्षध्वनि करने वाले कौन थे? हिंदू थे। अनुसूचित जाति के मित्रों से भी मैं यह अपील करता हूँ कि डॉक्टर आम्बेडकर या उनके दल ने जो कुछ किया उसे भूल जाना चाहिए। मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग 1919 से लेकर तो 1946 तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनका दल मतलब अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा जो जीवंत रखा, मांग की, उसको हम लोगों ने भूल जाना चाहिए। वह गलती हो गई ऐसा मानकर हम लोगों ने उसे भूल जाना चाहिए। आपकी विचारधारा के अनुसार देश का विभाजन होते होते बच गया और उसके कुफल से भी आप बच गए। इसका श्रेय वो गांधी जी को देना चाहते। यदि गांधी जी वह पुनः करार नहीं करते तो शायद देश के एक और विभाजन के बीच बोए जाने की संभावना थी। पुनः करार करके देश विभाजन से बच गया और उस आपत्ति से अनुसूचित जातियां भी बच गई है। गांधी जी के आभार मानने चाहिए अनुसूचित जातियों ने जो पुनः करार हो गया। और फिर आरोप करते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पर। बंबई में जब आपका सर्वश्रेष्ठ हितैषी कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नज़र में गांधी जी। मैं महात्मा नहीं कहूँगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने गांधी जी को कभी महात्मा नहीं कहा, मिस्टर गांधी कहा। मैं मिस्टर के बजाय जी लगाता हूँ, मैं उन्हें गांधी जी ही कहूँगा। गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल पददलितों का सर्वोच्च हितैषी कहते हैं और अम्बेडकर पर और अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन पर आरोप लगाते हैं कि जब आपका सर्वोच्च हितैषी बम्बई आया था और बम्बई में भंगी कॉलोनी में निवास कर रहा था, तब आपके लोगों ने उस पर पत्थर फेंके थे। क्यों फेंके थे? क्योंकि गांधी जी ने पुनः करार कर आपके स्वतंत्र मतदार संघ छीन लिए थे। इसीलिए आपके सबसे बड़े हितैषी पर आपने पत्थर फेंके थे। यह बात सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं भूले। यह बात कोई कांग्रेसी भी शायद ही भूला हो। और यह काय का परिणाम है? यह पृथक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से जो समाज में विष बोया गया, जो विष के बीज बोए गए, उसका परिणाम है। देश आज इस विष से मुक्त होना चाहता है और इसीलिए परामर्शदाता समिति ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को हमेशा के लिए नकार दिया है। इसके आगे किसी ने भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात नहीं करनी चाहिए। मैं इसलिए इसका विरोध करता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं, मैं इसलिए इसका विरोध करता हूं पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, क्योंकि सवर्ण हिंदुओं में भी बहुत सारे लोग आपके हितैषी हैं। आपको सवर्णों का विश्वास भाजन होना चाहिए, सवर्णों का विश्वास आपने प्राप्त करना चाहिए और आपने भूल जाना चाहिए कि आप अनुसूचित जाति के लोग हो। आप सवर्णों का विश्वास प्राप्त करेंगे तब ही आप इस समाज में जी सकते हो।
तभी आप इस समाज में सुरक्षित रह सकते हो। आपने कभी भी इस समाज के से टूटने की बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात समाप्त होती है और फिर श्री नागप्पा उठकर खड़े होते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश का पालन करते हुए कहते हैं कि मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं। किसके आदेश से? सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदेश से कहते हैं मैं अपना संशोधन वापस ले रहा हूं। अंत में चर्चा का समारोप करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल अल्पसंख्यकों को अखिल भारतीय एवं प्रांतीय सरकारी सेवाओं में नौकरियों की बात करते हैं और वो कहते हैं कि नौकरियों के लिए 1935 के कानून में जो प्रावधान किए गए हैं वही प्रावधान कायम रहेंगे, परंतु शासन प्रशासन की कार्यक्षमता को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों को सरकारी सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यहाँ पर यह चर्चा समाप्त होती है। फिर संविधान सभा में शायद कभी भी यह विषय नहीं आया होगा, परंतु यहाँ पर वह विषय आया है। यह विषय 2 दिन तक संविधान सभा में चर्चा का विषय रहा है। 2 पूरे दिन इस पर चर्चा होती रही। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अधिकार का उपयोग कर इस विषय की चर्चा पर पूर्ण विराम लगाया और नागप्पा जी को यह विषय पर अपना प्रस्ताव, अपना संशोधन वापस लेना पड़ा। यह बात इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंबेडकर के अनुयायियों में, अंबेडकरी समाज में इस प्रश्न को लेकर आज भी बड़ी संवेदना है, आज भी बड़े हम संवेदनशील है। शायद अभी तो कभी भविष्य में स्वतंत्र मतदार संघ की कोई संभावना तो मुझे दिखाई नहीं पड़ती, और स्वतंत्र मतदार संघ मिलने के बाद भी हमें क्या मिलेगा, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। परंतु यह प्रश्न जो बार बार लोग उठाते रहे हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या स्वतंत्र मतदार संघ के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, उनके लिए शायद इसको हम आँख खोलने वाला आई ओपनर कहूँगा मैं। इस प्रकार के माहौल में डॉक्टर अम्बेडकर उस समय संविधान सभा में अपना संविधान के निर्माण में अपना योगदान दे रहे थे। जैसा मैंने कहा कि सवेरे के सत्र में 28 अगस्त 1947 को डॉक्टर अम्बेडकर अनुपस्थित थे, जब नागप्पा जी के संशोधन पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र संबंधी नहीं, नागप्पा जी का संशोधन 35% वोटों के संबंध में था, चर्चा हो रही थी। परंतु दोपहर के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर प्रस्ताव रखने के लिए और उसको स्वीकृत करवाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर 28 अगस्त 1947 को संविधान सभा में उपस्थित हुए और उस प्रस्ताव पर हम चर्चा करेंगे। वह प्रस्ताव था संविधान सभा इसके आगे संविधान निर्माण के कार्य के साथ साथ भारत की संसद का भी कार्य करेगी। यह प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर का प्रस्ताव है। इस पर हम अगले हफ्ते अर्थात रविवार दिनांक 7 फरवरी 2021 को चर्चा का विषय होगा, व्याख्यान का विषय होगा संविधान सभा का संसद के रूप में कार्य करना। एक साथ दोनों कार्य चलते थे। एक दिन संविधान सभा के रूप में संविधान निर्माण का कार्य करती थी, तो दूसरे समय में यही संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में भी कार्य करती थी। और यह प्रस्ताव अत्यंत महत्व का प्रस्ताव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने रखा। उस प्रस्ताव पर हम अगले इतवार को बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनको भी इन सारी बातों की अधिक जानकारी चाहिए उन्होंने संविधान सभा डिबेट्स अवश्य पढ़ने चाहिए, जो अंग्रेजी, हिंदी और मराठी में उपलब्ध हैं। सारी ही जानकारियाँ आपको प्राप्त होगी, आपकी दृष्टि स्पष्ट होगी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के संबंध में जो कुछ
मिथ्या धारणाएं प्रचलित है वह भी समाप्त होती जाएगी। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनते हो ऐसा मैं समझता हूँ, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। शायद किसी को कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है तो वामन सोमकोर जी के मोबाइल नंबर आपको अवेलेबल है, उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। प्रतिक्रियाएं यदि हमें मिलती हैं तो हमें बड़ा हर्ष होगा, हमारे लिए वह प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। फिर से एक बार सारे दर्शकों को साधुवाद, जय भीम और मंगल कामना।